और सर ऐसी कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं लॉ स्कूल में तो नहीं करनी चाहिए? जज हैं, अच्छा। कोई किसी के चाचा जज हैं, किसी के चाचा के मतलब रिलेशन में कुछ ना कुछ जज है। जब तक आपको लॉ की नॉलेज नहीं होगी आप कोर्ट में जाके बोलोगे क्या, सीखोगे क्या? अब जज पॉलिटिकल पार्टी आगे प्रमोट कर दे या फिर सपोर्ट दे दे ताकि मेरे को कॉलेजियम से वो मिल जाए, मेरे को जजशिप मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाते हैं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना नीचे? फिर उनमें क्या लैक करता है, उनको यही नहीं पता होता है जो ट्रायल की फाइल वहां पे गई है तो वो फाइल में ट्रायल कंडक्ट कैसे होता है। अभी लॉ स्कूल बिल्कुल स्टार्ट किया हो और फर्स्ट ईयर में हो तो एक क्या रोड मैप रहेगा उस बंदे के लिए जो बंदा लिटिगेशन में सिर्फ आगे जाना हो, लिटिगेशन में आगे जाना चाहता हूँ, कॉर्पोरेट की तरफ जा रहे हैं, तो क्या ये सही बात है कि शुरू के 5 साल में कुछ नहीं मिलता लिटिगेशन में? डिपेंड करता है। अब देखिए स्टार्टिंग के 5 साल तो आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले तो 5 साल कुछ एडवोकेट जो होते हैं वो प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, तो वो जब अपनी लॉ कंप्लीट करते हैं उसके बाद वो इंटर्नशिप पे उतरते हैं। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि आप उसके लिए कुछ इतने ज्यादा प्रीशियस हो कि वो आपको पैसे देके भी रिटेन करना चाहेगा। जब फर्स्ट क्लाइंट आया था तो वो कैसे आया था? आप मानकर चलिए आप हाई कोर्ट में भी खड़े होकर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और आपकी आर्ग्यूमेंट अच्छी लगी तो देयर आर ओपन कोर्ट्स होती हैं, तो न्यूमरस लोग होते हैं वहाँ पे खड़े हुए, किसी के एडवोकेट नहीं आए होते हैं, किसी के एडवोकेट आए भी होते हैं तो वो सही काम नहीं कर रहे होते हैं। नमस्ते, आज हमारे साथ हैं एडवोकेट हिमालय गुप्ता सर, जो कि एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल है एमसीडी के लिए और डीएलएसए नॉर्थ ईस्ट पैनल में एडवोकेट भी हैं। सर 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, ये सब फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हैं। सर कुछ क्वेश्चंस हैं जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट्स के फोकस करते हुए मैंने बनाए हैं। सर के साथ मैं 1 महीने की इंटर्नशिप भी कर चुका हूँ करकड़ुमा कोर्ट और अन्य कई कोर्ट्स में, जिसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मेरे लॉ स्कूल स्टार्ट होने से पहले ही सर ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कोर्ट का सिस्टम समझने के लिए, ड्राफ्टिंग सिखाने के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू सर को। सर आपने यही लॉ प्रोफेशन ही क्यों चूज किया था, क्योंकि आप तो खुद फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हो, फैमिली में कोई एडवोकेट नहीं है? बिल्कुल ठीक बात है, मेरे फादर बिजनेसमैन है और 10th में ही मैंने सोच लिया था कि मुझे लॉ करनी है। एक्चुअली क्या, मेरे एक टीचर थे, अच्छा, तो मैं उनसे बहुत कुछ डिस्कस करता था। अच्छा, तो आगे जब 10th के बाद इंसान स्ट्रीम चूज करता है तो उसके पास ना बहुत डिफिकल्टीज होती हैं कि क्या स्ट्रीम चूज करेगा और वो क्यों स्ट्रीम चूज कर रहा है। बिल्कुल। तो वो मेरे जो टीचर थे ना वो मुझे बताते थे कि ये स्ट्रीम से आपके लिए ये लाइन आगे ओपन होगी, ये स्ट्रीम से ये होगी। तो उन्होंने फिर बताया कि ये ना अपना ह्यूमैनिटीज लो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ऑनर्स होती है ना, सबसे ज्यादा जो लाइन या फिर स्ट्रीम्स जो आगे ओपन होगी आपके लिए वो ह्यूमैनिटीज से होंगी। ह्यूमैनिटीज का कोई भी सब्जेक्ट ले लो, वो आपको आगे ले जाकर उसमें ऑनर्स करवा सकता है। चाहे हिंदी पकड़ लो आप, हिंदी ऑनर्स, आप पॉलिटिकल साइंस ले लो, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, सोशियोलॉजी ले लो, सोशियोलॉजी ऑनर्स, ज्योग्राफी ले लो, ज्योग्राफी ऑनर्स, इंग्लिश ले लो, इंग्लिश ऑनर्स। तो 10th में ही आपने लॉ का सोच लिया था? बिल्कुल, मैंने सोच लिया था 10th से, और मैं 10th से ही प्रिपरेशन कर रहा था इसके लिए। किसी मतलब इंसान को देखते हुए कोई इंस्पिरेशन आई हो आपको? नहीं, इंस्पिरेशन कुछ नहीं थी, बस मेरे को अच्छा लगता था कि लॉयर बनूं और आगे जनसेवा भी कर सकते हैं। और उसके बाद मेरे को ना प्रोफेशन ही बहुत अच्छा लगता था स्टार्टिंग से ही। आई डोंट नो व्हाई, उस टाइम पे तो 10th में कोई इतना समझ भी नहीं होती है, लेकिन पहले से ही पसंद था और सोच रखा था मेरे को कि लॉ करनी है। ओह नाइस। अच्छा सर, जब लॉ करने का आपने सोचा उसके बाद लॉ स्कूल में आप आ गए, तो जैसे कि फैमिली में भी कोई आपका है नहीं, तो बहुत सारे चैलेंजेस तो आपने फेस किए होंगे। चैलेंजेस मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स और मेरे जितने सीनियर्स थे वो मैं उनको भी देखता था। जैसे मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरे से 4 साल और आगे तक मेरे सीनियर्स थे जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में थे। तो चैलेंजेस वो भी फेस कर रहे थे, कुछ फर्स्ट तो कुछ ना कुछ था। जजेस और एडवोकेट, एडवांटेज होता है, नो डाउट एडवांटेज हमेशा होता है। आपकी फैमिली में अगर एक भी आदमी उस प्रोफेशन में है तो नो डाउट एडवांटेज आपको 110% का मिलेगा। अच्छा, लेकिन अगर कोई भी नहीं है तो आपको ना स्ट्रगल तो हो सकता है लाइफ में स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप उसको अचीव कर लोगे ना तो स्ट्रगल आपको उनसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, हाँ, मैं ये मानता हूँ कि क्योंकि आप जब खुद सीखते हो तो आप बहुत ज्यादा वास्ट तरीके से सीखते हो। हाँ, अगर आपके पास एडवांटेज है ना तो यू डोंट गो सो डीप, क्योंकि यू गेट दी क्रीम, ऊपर ऊपर से आपको सब कुछ मिल जाता है, तो यू डोंट गो सो डीप। लेकिन आपके पास अगर कुछ नहीं है तो यू ट्राई टू गो सो डीप कि आपको सब कुछ पता चल जाता है कि जो सी बेड है ना उसमें कहाँ पे क्या चीज है। अच्छा, आप
लॉ कर रहे हो, लॉ करने के बाद आपको इंटर्नशिप के लिए ये नहीं पता आपके पास एडवोकेट कौन सा है, कहाँ जाना चाहते हैं। फिर आपको वो एडवोकेट का जुगाड़ लगाना है, या तो अपने सीनियर से कहना है या किसी रिलेशन में कहना है कि कोई एडवोकेट हो तो बताओ। और वो एडवोकेट भी फिर आपको ऐसा चाहिए जो आपको सिखा सके, जो उतना केपेबल हो कि अंडरस्टैंड कर सके, या आप उतना केपेबल हो कि उसके साथ अपनी ट्यूनिंग सेट कर सके। आपने कैसे चूज किया था सीनियर? मेरे प्रिंसिपल थे, अब तो ही गॉट एक्सपायर्ड अच्छा। कुछ साल पहले। तो मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल थे डॉक्टर टीपीएस राठौर। ओके। तो ही वाज अ जेम। ओके। अब मैं उनके बारे में आपको कितना भी बताऊंगा ना कम पड़ेगा, लेकिन उनसे मैंने बोला कि सर, जब सेकेंड ईयर में मेरी इंटर्नशिप का टाइम आया, फर्स्ट ईयर की थोड़ा सा एंड आते आते, तो मैंने उनसे बोला, जब वो कह रहे थे कि अब आपको नेक्स्ट ईयर, मैं उनसे डिस्कस करता था बहुत कुछ, तो मैंने उनसे बोला आप कैसे करना है, तो उन्होंने बोला कि अब आपको ना सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप करनी होगी। अच्छा सर, आप भी आईपी से ही हैं? मैं आईपी से, आईपी यूनिवर्सिटी से। ओके। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कैसे करूंगा, तो वो कहते कि मेरे एक जानने वाले, मैं उनको आपको उनके पास भेजता हूँ, आप उनके पास जाइए। अच्छा। तो मैं गया और फिर वहां से शुरू किया मैंने अपना। धीरे धीरे पहले डर लगता था कोर्ट में जाने में, एडवोकेट्स के पास जाने में, लोगों से बात करने में। फिर जैसे जैसे टाइम चलता रहा, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, वो सब कुछ झिझक भी चली गई। फिर उसके बाद अपना ही काम शुरू करना था, तो सीखना तो था ही। आप चाहे डर के सीखो चाहे लड़के सीखो। वो जो फर्स्ट वाला एक्सपीरियंस था इंटर्नशिप का, कैसा था सीनियर के साथ? बहुत अच्छा था। मतलब अच्छे सीनियर थे वो काफी? हाँ, सीनियर हमेशा अच्छे होते हैं। हाँ। जो आपको कुछ भी सिखा दे वो बहुत अच्छा इंसान होता है। इंसान आजकल किसी को कुछ नहीं सिखा रहा है, सिर्फ अपने लिए यूटिलाइज करता है किसी को भी। तो अगर आपको कोई 1% का भी सिखा रहा है 100 में से, तो बहुत अच्छा आदमी है। अच्छा। तो उसके बाद आपने फिर उन्हीं के यहाँ कंटिन्यू करा या फिर? देखो, मेरे तो एक ही सीनियर रहे हैं। मैंने टिल 5th ईयर उन्हीं के पास कंटिन्यू करा। अच्छा। आफ्टर 5th ईयर व्हेन आई गॉट एनरोल्ड, तो फिर मैंने अपना खुद का सोचा। खुद ही करा? बिल्कुल। हाँ, ये है कि या तो 5 साल आप मेहनत कर लो, तो लाइफ लॉन्ग फिर आप अपने काम खुद कर सकते हो, या तो आप 5 साल एंजॉय कर लो, फिर उसके बाद आपको बाकी 5 साल और फिर सीनियर्स को दोगे। ओके। तो उससे बेटर ये है कि 5 साल आप थोड़ी सी मेहनत करके फिर अब जब अपना काम शुरू करोगे, तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी तो हमेशा आती है। वो चाहे आप आगे और 5 साल दे दो या उसका आगे 10 साल भी दे दो, काम जब भी आप अपना शुरू करोगे या इंडिविजुअल प्रैक्टिस या इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करोगे, तो आपको इशू तो होगा। लेकिन ये है कि आप जितनी जल्दी काम शुरू कर दोगे, तो इशू उतनी जल्दी खत्म होते चले जाएंगे। मतलब लॉ स्कूल के जितने स्टार्टिंग से आप इंटर्नशिप कर सकते हो, उतना जल्दी एक्सपोजर ले लेना। मेरा ये मानना है, बिल्कुल जाना चाहिए जितना स्टार्टिंग से, क्योंकि फील्ड में तो आपको उतरना ही पड़ेगा, चाहे लेटर और सूनर। हाँ बिल्कुल। आज उतर जाओ या 10 साल बाद, आपको आना तो पड़ेगा ही। अच्छा सर, अगर आपको पास्ट में जाने का एक चांस मिलता लॉ स्कूल में, तो आप जो चीजें करते हुए उससे कुछ अलग करते? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि आप कितनी भी अपॉर्चुनिटी दे दो, जो आपने करना था आपने कर दिया है। और क्या आप चेंज कर सकते हो अपनी लाइफ का? जो बेस्ट टाइम होता है जो बीत गया, वो तो बल्कि आपको एक एक्सपीरियंस की तरह रखना चाहिए। अगर मैं उन्हें तभी ठीक कर दूंगा या फिर मैं ठीक करना चाहूंगा, तो फिर मैं एक्सपीरियंस कैसे गेन करूंगा? बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने गलत की होगी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उन्हें सही करना। और सर, ऐसी कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं लॉ स्कूल में, तो नहीं करनी चाहिए? सबसे पहली जो कॉमन मिस्टेक ये है कि वो क्लास अटेंड नहीं करते। अच्छा। क्लास अटेंड करनी चाहिए। ओके। जब तक आपको लॉ की नॉलेज नहीं होगी, आप कोर्ट में जाके बोलोगे क्या? सीखोगे क्या? अब जजेस आपको कुछ समझा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, अब आपके बाउंस जाएगा। उन्होंने कुछ वर्ड बोला, आपको ये नहीं पता होगा कि वो वर्ड है क्या। आपको यही नहीं पता होगा वो वर्ड किस लॉ से लिंक करता है, या वो किस एक्ट की बात हो रही है। तो एटलीस्ट इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप वो एक्ट या वो लॉ या वो वर्ड उसको रिकॉग्नाइज कर सको। तो सबसे पहली चीज है, कॉलेज जाओ, क्लास अटेंड करो। ओके। जो आपके पास खाली समय है, उसमें आप 2 चीजें कर सकते हो। या तो जो भी चीजें हैं उसको दोबारा पढ़ सकते हो, या आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने सीनियर के साथ या किसी के साथ जिसके साथ भी आप इंटर्नशिप करना चाहो कोर्ट में आके। अच्छा। आप उसको देख सकते हो कि जो आपने, अगर मान के चलिए आपने सीआरपीसी, जो कि अब चेंज हो चुका है बीएनएसएस में, तो 125 होता था उस टाइम पे मेंटेनेंस के लिए। अब आपने मेंटेनेंस पढ़ा, आप 10 क्वेश्चन आपके माइंड में रेज हो रहे हैं कि एडवोकेट्स उस टाइम पे कैसे कहते हैं, क्या कोर्ट कितने पैसे उसमें अलाउ करता है, और कोर्ट उसमें आपको कितने, आप एक्चुअली में कैसे एप्लीकेशन लगाते हैं। तो वो जो भी चीज होगी, या तो आप 5 साल बाद आके सीख लो,
या साथ साथ कभी कभी आप आ जाओ, अपने सीनियर से पूछ लो कि सर कभी मेंटेनेंस का केस हो तो प्लीज कॉल मी, या कोई नई न्यू एप्लीकेशन फाइल करो तो प्लीज कॉल मी, या लेट मी नो, आई विल बी देयर। अच्छा सर, तो जिस अच्छा सीनियर, जैसे आपका तो बहुत सारे जेम टीचर थे, प्रिंसिपल हाँ। सर, तो उन्होंने करवा दिया। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें नहीं मिल पाता अच्छा सीनियर, तो वो कैसे ढूंढने? अब ये आजकल के टाइम की नहीं, हमेशा की सबसे ज्यादा इशू रहा है। अच्छा। देखिए, जब मैं पूछ रहा हूँ कि मैं भी उस टाइम पे ढूंढ ही रहा था, हाँ। तब मैंने अपने टीचर से पूछा। ये तो देखिए थोड़ा सा स्ट्रगल है। या तो मैं नहीं कहूंगा कि आप फोटो में निकल जाओ और पूछो कि सर आपको इंटर्नशिप या जूनियर चाहिए या कोई और चाहिए। आप अपने रिलेटिव्स में पूछ सकते हैं। देखिए, हर आदमी कहीं ना कहीं या कभी ना कभी लीगल प्रॉब्लम से गुजरा होता है, तो उसके लिए उसने किसी एडवोकेट से बात की होती है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप उस रिलेटिव से पूछ सकते हैं, वो आपको कोई और एडवोकेट या अपने पास रखना है तो अपने पास आपको रख सकते हैं। मीनवाइल जब आप जैसे ही आप किसी के पास जूनियरशिप या इंटर्नशिप करने लगेंगे, तो आपको उस प्रोफेशन की बहुत नॉलेज होने लग जाएगी। जब उस प्रोफेशन की नॉलेज होने लगेगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कौन सा एडवोकेट अच्छा है, कौन सा नहीं। देन यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली अप्रोच टू दैट एडवोकेट। आप उसको मेल कर सकते हैं, रिक्वेस्ट लेटर दे सकते हैं, या फिर उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कॉल करके, सर इज देयर एनी स्लॉट अवेलेबल, तो मैं आई विल बी देयर। ओ, ये काफी इंफॉर्मेटिव था, क्योंकि मुझे भी शुरू में नहीं पता था कि चीजें काम कैसे करती हैं और कौन सा सीनियर कैसे ये होता है। तो क्योंकि पहले तो आप अपना इंटरेस्ट देखिए, बहुत सारे एडवोकेट्स होते हैं जो सिर्फ सिविल का काम करते हैं। हाँ। बहुत सारे होते हैं, मेरे कुछ जाने वाले हैं जो 138 ही करते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक्स वगैरह जो बाउंस के केस होते हैं वही। कुछ ऐसे हैं जो एक्सीडेंट क्लेम के ही काम करते हैं। ओके। और कुछ ऐसे एडवोकेट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके डीएम कोर्ट में काम करते हैं, मेंटेनेंस वगैरह का, या फिर आपके 145 सीआरपीसी हो गया, या 133 सीआरपीसी हो गया, 107 151 के जो मैटर्स होते हैं सीआरपीसी में। तो सबका एक्सपोजर लेना जरूरी है फिर, अगर किसी को एक ही नीश शुरू से करना हो? एक्सपोजर क्या है, कोई अगर एक एडवोकेट के पास आप ठीक ठाक लग जाते हो, हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक ही केस में कन्फाइन रहते हैं। हाँ। कुछ एडवोकेट ऐसे हैं जो अलग अलग केसेस में भी चलते हैं, कुछ एडवोकेट ऐसे हैं जो सब चीजों में काम करते हैं। तो आप अगर किसी ऐसे को ढूंढ लेते हो जो सब चीजों में काम करता है, तो वो भी आपको सिखा सकता है, या फिर आप डिफरेंट डिफरेंट एडवोकेट्स के पास जाके कुछ कुछ टाइम उनके पास भी सीख सकते हो। अच्छा, मतलब तो ये तो आपके हाथ में है कि आपको कैसे सीखना है। आपको एक साथ सब कुछ चाहिए, या फिर धीरे 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 आपको सब कुछ सीखना है। और आप क्या एडवाइस करोगे, सबका एक्सपोजर होना जरूरी होता है? मैटर करता है आपको अवेलेबल कौन सा एडवोकेट है उस टाइम पे, और आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। ओके। एडवोकेट सारे ठीक हैं, सबको लॉ पता है। अच्छा सर, अगर आप मतलब किसी एक फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट को, जिसने बिल्कुल मेरी तरह ही, कोई जिसने ने अभी लॉ स्कूल बिल्कुल स्टार्ट किया हो और वो फर्स्ट ईयर में हो, तो एक क्या रोड मैप रहेगा उस बंदे के लिए, जो बंदा लिटिगेशन में सिर्फ आगे जाना हो, लिटिगेशन में आगे जाना चाहता हो? हाँ। जो जैसे मैंने पहले बताया, कॉलेज पूरा देखो, और कॉलेज के साथ साथ आप कोर्ट्स में जाओ। और लिटिगेशन में अगर जाना है तो सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्टार्टिंग के 5 to 10 ईयर्स एटलीस्ट बता रहा हूँ आपको, 5 ईयर्स तो है ही है। आपको लिटिगेशन में अपना इंडिविजुअल देना चाहिए आफ्टर योर ग्रेजुएशन। और उसके बाद जब वो 5 ईयर्स में आप कंप्लीट कर जाओ, तो यू कैन अप्रोच टू द एपीलेट कोर्ट्स। ओके सर, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस भी और काफी सारे लोग भी बोलते हैं कि आजकल जो बच्चे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाने लग रहे हैं, तो क्यों ऐसा है और क्या ये सही है? देखिए, हर आदमी को ना लाइमलाइट और हाई स्टेटस मेंटेन करने की आदत है, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि एक बेस प्रिपेयर करना होता है किसी भी आदमी को। हर आदमी चाहता है कि मेरे को सीनियर एडवोकेट बन जाऊं, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊं, मुझे स्टैंडिंग मिल जाए, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके या हाई कोर्ट में जाके मुझे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आगे प्रमोट कर दे या फिर सपोर्ट दे दे, ताकि मेरे को कॉलेजियम से वो मिल जाए, मेरे को जजशिप मिल जाए, लॉर्डशिप मिल जाए। हर आदमी का ड्रीम है। तो कुछ लोग क्या होता है कि ये सोचते हैं कि सीधा हॉट शॉट लॉयर ही बनते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाते हैं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना नीचे। फिर उनमें क्या लैक करता है, उनको यही नहीं पता होता है जो ट्रायल की फाइल वहां पे गई है, तो वो फाइल में ट्रायल कंडक्ट कैसे होता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली दे आर एपीलेट कोर्ट, मोस्ट प्रोबेबली। मैं कहता हूँ ओरिजिनल जुडिक्शन है, लेकिन इतना नहीं रह जाता जितना नीचे होता है। नीचे तो है ओरिजिनल जुडिक्शन।
अब वहां पर फाइल गई, वहां पर फाइल जाने के बाद यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू फाइंड इज द डिफेक्ट लॉ। बिल्कुल। तो आप क्या लॉ में इशू है, आप फैक्ट्स की तो बात कर नहीं सकते। अब लॉ आपको ढूंढने के लिए एटलीस्ट यू शुड नो कि नीचे कंडक्ट कैसे हुआ ट्रायल, क्या वो प्रोसीजर लैब्स हैं उसके अंदर या नहीं है, क्या उसके अंदर प्रोसीजर लैब्स के अलावा कोई लॉ लैक करता है या नहीं करता, उसके अंदर कहीं कोई मिस्टेक हुई है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स या नहीं हुई है, पता कैसे चलेगा? आपको पता ही नहीं है, आपने नीचे कभी केस ही नहीं कंटेस्ट किया। तो ट्रायल कोर्ट में इंटर्नशिप करना बहुत जरूरी है। इंटर्नशिप भी जरूरी है, मैं ये नहीं कहता ऊपर मत जाओ, वो प्रैक्टिस करना तो बहुत, उस इंटर्नशिप से ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस करना। अच्छा सर, काफी सारे कोर्ट्स जो जिला कचहरी जैसे हम बोलते हैं उसमें हिंदी में, जैसे गाजियाबाद हो गया, वहाँ पर हिंदी में भी फाइलें चलती हैं और ट्रायल चलते हैं। बिल्कुल चलती है। तो जैसे बहुत आजकल बहुत सारे लोग हिंदी ढंग से पढ़ भी नहीं पाते, शुद्ध हिंदी, और वो तो लीगल हिंदी होती है बल्कि, तो उसके लिए कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल से पास आउट हो तो वो कैसे करेगा फिर? देखिए, इंग्लिश मीडियम में कहीं भी आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है हिंदी की। हाँ, टिल 12th हर जगह हिंदी है, किसी भी स्कूल में आप चले जाएं 12th तक आपको 2 लैंग्वेजेस जरूर सिखाते हैं। 10th तक तो मैंडेटरी है, आपको हिंदी रखनी ही है। 12th में जाके आपको होता है कि आपको हिंदी छोड़नी है या नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा आदमी है, अगर वो 10th तक समझदारी से हिंदी पढ़े तो वो हिंदी नहीं समझ सकता या नहीं पढ़ सकता। वो लोग भी तो है ही वहां पर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी लोग भी वहीं से स्कूल से आए हैं, आप लोग जहाँ से आए हो। तो अभी जैसे बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते लीगल हिंदी, तो वो कैसे फिर? तो वहां पे बाउंडेशन नहीं है, आपको सिर्फ हिंदी में करना है। देयर इज अ लिबर्टी कि आप हिंदी में भी फाइल कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में फाइल करना है, गो फॉर इट। सारे जजेस को इंग्लिश आती है। ओके। और मेरे को नहीं लगता कि लॉयर्स को सिर्फ हिंदी आती है, इंग्लिश भी आती है। तो अगर आप ऑपोजिट काउंसिल की सोच रहे हो तो ही इज अवेयर ऑफ बोथ द लैंग्वेजेस। और सीखने के लिए सर क्या चीज सीखना है? हिंदी, अगर उसे बिल्कुल लीगल हिंदी में मास्टर होना हो तो? सर प्रैक्टिस आप करने आएंगे ना, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। ओके। एक जनरल नैरेटिव है सोशल मीडिया पे, बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है कि शुरू के 5 साल में आपको लिटिगेशन में खासकर कुछ नहीं मिलता, जिसकी वजह से बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स कॉर्पोरेट की तरफ जा रहे हैं। तो क्या ये सही बात है कि शुरू के 5 साल में कुछ नहीं मिलता लिटिगेशन में? डिपेंड करता है। अब देखिए, स्टार्टिंग के 5 साल तो आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले तो 5 साल कुछ एडवोकेट जो होते हैं वो प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, तो वो जब अपनी लॉ कंप्लीट करते हैं उसके बाद वो इंटर्नशिप पे उतरते हैं। अच्छा। तो इंटर्नशिप पे, या उसको जूनियरशिप बोल सकते हैं, उस पर जब वो आते हैं तो व्हाट डू दे एक्सपेक्ट कि आप सीधा जाएं और एडवोकेट आपको फर्स्ट डे से ही सैलरी देना शुरू कर दे? कांट बी पॉसिबल। पहले यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि आप उसके लिए कुछ इतने ज्यादा प्रीशियस हो कि वो आपको पैसे देके भी रिटेन करना चाहेगा। ठीक है ना? अगर आप गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करते हो, उसमें सिलेक्शन हो जाती है तो फर्स्ट डे से ही आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है। अगर नहीं, आपको अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस करनी है, मानकर चलिए आपने 5 इयर्स बहुत अच्छे से इंटर्नशिप करी, अब आप अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपने फर्स्ट डे आए, तो मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट डे आपको कोई भी केस मिलेगा या मिलना चाहिए। आपसे पहले कुछ ऐसे सीनियर्स बैठे हैं जो वो काम कर रहे हैं। अब वो काम कोई, अगर आप मानकर चलिए कोई आदमी आता है, उससे कोई केस आपसे कंटेस्ट करवाना है, आपने एक फीस कोट करी कि आई विल पे 30,000 फॉर दिस एंटायर मैटर। ठीक है। अब एक एडवोकेट मिल रहा है, जो मिल रहा है वो 35,000 क्लेम कर रहा है, या 40,000 आपसे सीनियर है। तो व्हाट विल बी ही डू? जो बंदा आया है आपके पास केस लेके, तो ये सोचेगा ये तो नया वकील है, मुझे एक और भी ज्यादा एक्सपीरियंस, और जिसने अच्छे केसेस लड़े हैं, तो वो एक आदमी अगर कुछ थोड़ी सी ज्यादा पैसे देके मिल रहा है, थोड़े से ज्यादा पैसे देके एक एक्सपीरियंस के साथ मुझे एक एडवोकेट मिल रहा है, तो कोई भी एक्सपीरियंस वाले को लेना पसंद करेगा। तो सर फिर इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जो है कुछ टाइम फ्री लीगल एड दें। अच्छा। अपने एरिया में 5 साल के बाद तो अपने कॉलेज के 5 साल के बाद आप एक संडे टू संडे आप निकाल सकते हैं कि मैं संडे टू संडे फ्री लीगल एड देता हूँ। अच्छा। 10 से लेके 7 बजे तक, 5 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, जो आप ठीक समझो। उससे क्या होगा, जब आप लोगों को प्रूव करना शुरू करोगे कि यू हैव द एक्सपीरियंस, यू हैव द नॉलेज, तो धीरे धीरे फिर वही लोग, अगर 100 लोग आपके पास आ रहे हैं तो 2 आदमी केस लेकर आएंगे। उन 2 में से अगर आपने एक का भी केस अच्छा से कंटेस्ट कर लिया तो फिर वो एक 10 आदमियों को बताएगा, 10 में से फिर एक आएगा। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस ग्रो हो सकती है। सर जब आपका विजिटिंग कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा। क्या होता है, कोई आदमी आप मिलो, उसको
विजिटिंग कार्ड जरूर दो। अच्छा। लेटर और सूनर हम्म ही विल बी इन टच विद यू, उसको आपकी जरूरत पड़ सकती है तो he'll contact you। एक सीनियर एडवोकेट हैं सर यूट्यूब पे, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ बताया था। वो बताते थे कि जहां भी वो कहीं भी जाए, किसी बंदे से भी मिले, वो कोशिश करते थे कि हर बंदे से वो अपना नंबर शेयर करें। वो विजिटिंग कार्ड देना हाँ, तो वही, ये एक ही बात शेयरिंग है। योर डिटेल्स। अच्छा सर, आपके पास जब फर्स्ट क्लाइंट आया था तो वो कैसे आया था, मतलब उसकी थोड़ी एक स्टोरी बता दो। फर्स्ट क्लाइंट, हाँ, आप देखो कैसे। हाँ। मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट क्लाइंट जो था ना मेरा फ्रेंड था। अच्छा। मैंने अपने क्लाइंट की जगह फ्रेंड का ही केस जब मैं बना ही था 2015 में एडवोकेट, तो बनते ही मेरे क्लाइंट मेरे 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 फ्रेंड के साथ कुछ घटना हो गई थी। अच्छा। वो मैं ड्यू टू प्राइवेसी और हाँ, ओके, मैं ओपन नहीं करूंगा, लेकिन उसके चक्कर में हाँ। मैंने उसका केस कंटेस्ट करना शुरू किया। अच्छा। और दो इट वाज फ्री, लेकिन मुझे एक्सपोजर मिला लाइव केस कंटेस्ट करने का। अच्छा। जब मैं कोर्ट्स में जाता था तो वहां पे 10 वकील मुझे देखते थे और 10 क्लाइंट्स मुझे देखते थे आर्ग्यू करते हुए, क्रॉस करते हुए या फिर और भी चीजें देख करते हुए। तो वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके पास न्यू क्लाइंट जोड़ने का। अच्छा। जब कुछ एडवोकेट्स ऐसे होते हैं वो नहीं काम करते हैं या बिजी होते हैं दूसरे केसेस में, हाँ, तो नहीं पहुंच पाते हैं, तो आपको जब वो कुछ जो क्लाइंट्स ऐसे खड़े होते हैं जिनके पास एडवोकेट नहीं होता, तो वो देखते हैं कि ये एडवोकेट ठीक है, तो वो आपको अप्रोच भी कर लेते हैं कभी कभार कि अच्छा। सर आप ये प्लीज मेरा देखो। और न्यू एडवोकेट को और क्या चाहिए क्लाइंट्स के अलावा? वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कर देते हर हैं जगह approach हर लोग? जगह हर जगह आप मानकर अच्छा। चलिए, आप हाई कोर्ट में भी खड़े होकर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं हाँ, हाँ, और आपकी आर्ग्यूमेंट अच्छी लगी, हाँ, तो देयर आर ओपन कोर्ट्स होती हैं, तो न्यूमरस लोग होते हैं वहां पे खड़े हुए, किसी के एडवोकेट नहीं आए होते हैं, किसी के एडवोकेट आए भी होते हैं तो वो सही काम नहीं कर रहे होते हैं। हाँ, कुछ भी रीजन हो सकता है, क्या पता फीस ना मिली हो या उनकी फीस hefty हो, वो दे ना पा रहे हो। तो इस वजह से अब आप नए हो तो थोड़ा सा आपको ये तो देखना ही पड़ेगा कि आपकी फीस ऐसी ना हो कि आप राम जेठमलानी सर या फिर कपिल सिब्बल जी को मैच कर रहे हो। अच्छा, ये तो। और फिर सेकंड तो फिर रेफरल से ही आए होंगे आपके? सेकंड आया मेरे को मेरे एक फ्रेंड के रेफरल से। अच्छा, उसी फ्रेंड से? नहीं, दूसरे अलग फ्रेंड के रेफरल से। उसमें क्या था, मेरे पास जो सेकंड केस था, फर्स्ट जो केस था मेरे पास आया था 103 दिल्ली पुलिस एक्ट। ओह। सेकंड जो मेरे पास केस आया दैट वाज ऑफ 2793338 एंड 43048 एक्सीडेंट विद, उसमें एक्सीडेंट का था, उसमें जान चली गई थी एक की एक्सीडेंट से। तो वो आया था मेरे पास, तो ओनर की तरफ से मैं था, लेकिन वो जो ओनरशिप थी वो ट्रांसफर नहीं हुई थी। ओह। और दो हमने ये बताया कि हम लोग बेच चुके हैं, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई थी, जिस वजह से उसका नाम बेचारे का आ गया था। ओके। अच्छा सर, लीगल प्रोफेशन अभी बहुत रैपिड पेस पे इवॉल्व हो रहा है, जैसे रिसर्च टूल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, नए नए आ रहे हैं, एआई भी आ रहा है, टाइपिस्ट की जॉब थोड़ी जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 साल में क्या क्या रैपिड चेंजेस आने वाले हैं, और जो लॉयर्स हैं, फर्स्ट ईयर में जो बच्चे हैं, सेकंड ईयर में जो बच्चे हैं लॉ स्कूल में, उन्हें क्या क्या स्किल्स गैदर कर लेनी चाहिए कि उनके लिए फायदा हो आगे? देखो, एआई तो नीड है सोसाइटी की, क्योंकि इवैल्यूएशन और जो इवोल्यूशन होता है, चेंज होता है, ये तो सोसाइटी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नीड है और ये हमेशा रिक्वायरमेंट भी रही है। चेंज अगर नहीं होगा तो कैसे होगा? आज हाँ, बिल्कुल। पहले होता था लोग हाथों से लिखते थे सारा का सारा, जितनी एप्लीकेशंस होती थी सब कुछ होता था, फिर टाइपराइटर आया, तो लोगों ने कहा कि पेन का काम खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ, आज भी उतने बिक रहे हैं। फिर टाइपराइटर खत्म हुआ, लैपटॉप का कंप्यूटर्स आए, अब कंप्यूटर्स के बाद फिर प्रिंटर्स आ गए, प्रिंटर के बाद अब एआई आ गया है। तो मुझे नहीं लगता कि एआई जो कोर्ट में जाके बहस कर पाएगा। अच्छा। तो एडवोकेट्स तो हमेशा ही रिक्वायरमेंट होती है। ह्यूमन तो अपने ईज के लिए बनाया है, ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर पाएगी कोई चीज। जो अगर ह्यूमन को रिप्लेस करने लगेगी उस दिन ह्यूमन उसे ही खत्म कर देगा। सर, तो कौन कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स को गैदर कर लेनी चाहिए? देखो, सबसे पहले तो लीगल नॉलेज के साथ ना आपको ड्राफ्टिंग आनी चाहिए। ओके। ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग आपको 60 to 70% एडवोकेट बनाती है। अच्छा। ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग को अगर आपको नहीं आती तो यू नीड समवन। आप अकेले कभी एडवोकेट बन ही नहीं सकते। ड्राफ्टिंग आपको आती है तो यू आर 50% एडवोकेट, दूसरे को आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, आपको नहीं पड़ेगी। और सर, वो जो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम 5 साल के बाद किसी ड्राफ्टर को हायर कर लेंगे, उनके लिए आप क्या बोलोगे? बिल्कुल कर सकते हो, तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी आप दे सकते हो दूसरे को, लेकिन आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं रहोगे। आप उसको जब तक अगर आपको ड्राफ्टिंग आती नहीं तो हाउ विल यू चेक दैट ड्राफ्ट?
कि ड्राफ्टमैन ने जो आपको ड्राफ्ट कर रहा है उसने कैसा बनाया है। और ड्राफ्टिंग तो ट्रायल में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। बिल्कुल प्ले करती है। कोई बड़ा भी एडवोकेट है या छोटा एडवोकेट है तो सबसे पहले जो भी आप ड्राफ्ट करके लाओगे तो वो खुद उसको इवेल्युएट करता है ना, खुद पढ़ता है। उसे पता ही नहीं होगा कैसे ड्राफ्ट हुआ है, क्या 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 लिखना था क्या नहीं लिखना था, तो कैसे ड्राफ्टिंग चलेगी आगे। तो कहीं मुकदमा भी नहीं हो पाएगा। और ऊपर से क्या है, आपको दोबारा तिबारा 4 बार पढ़ना पड़ेगा। अगर आप खुद ड्राफ्ट कर रहे हो कोई चीज तो आप एक बार आपने ड्राफ्ट कर लिया, आपको पता होगा कि 4th पैराग्राफ या 8th पैराग्राफ या 12th पैराग्राफ में आपने लिखा गया है। तो आपको नीड ही नहीं पड़ेगी दोबारा फाइल पढ़ने की। तो सर ये ड्राफ्टिंग बेटर करने के लिए या सीखने के लिए क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? देखिए हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए ड्राफ्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए आप ड्राफ्ट पढ़ सकते हो पुराने। ओके। जैसे आपके पास जो भी ड्राफ्ट हैं, बुक आती है, एक जैन साहब की बुक है, वो आप देख सकते हो। बहुत सारी बुक्स आती हैं, वो देख सकते हो। आप ऑनलाइन फॉर्मेट्स देख सकते हो। फिर उसके बाद आपको लेकिन खुद आपको जो पेपर्स हैं या फिर खुद है ना, आपको ड्राफ्ट खुद करना पड़ेगा। अब जब आप खुद ड्राफ्ट करने लग जाओगे तो धीरे 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 वो इम्प्रूव हो जाएगा। मतलब ड्राफ्ट करो, चेक करवा लो सीनियर से। हाँ, और उसके बाद बिल्कुल उसमें कमी पता चलेगी। तो आपको जब आप खुद ड्राफ्ट करोगे ना तो कमी जल्दी पता चलती है और जल्दी आप उसको ठीक कर पाते हो। ओके सर। अच्छा, इस प्रोफेशन को लेकर कोई ऐसी भी चीज है जो आपको पसंद नहीं है? बहुत सारी चीजें बताना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, एक आध तो बता ही देता हूँ। एक तो पे बहुत कम है एडवोकेट्स की। दूसरा, जो फ्रेशर्स होते हैं ना, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, तो वो अपनी जेब से जो पैसा लगा रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं है। अच्छा। हमारे नेता हैं कुछ जो वादे तो बहुत सारे करते हैं लेकिन पूरे नहीं हो पाते हैं। जैसे कि स्टाइपेंड मिलेगा। मैं तो जब से सुनता आ रहा हूँ स्टाइपेंड वाली बात, जब मैं खुद एडवोकेट नहीं था तो आज तक तो कुछ मिला नहीं, जबकि कुछ इट्स अ पार्ट। मुझे लगता है इशू किसी के साथ नहीं है, एसोसिएशन के साथ नहीं है, काउंसिल के साथ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो सिलेबस है ना उसके साथ है। सिलेबस भी उसे दो डिजाइन करने के लिए जो एडवोकेट हो, या एडवोकेट्स के साथ बैठ के सिलेबस डिजाइन किया जाए। कुछ पैनल बने, कुछ एलीट टीचर्स हो और कुछ नॉर्मल एडवोकेट्स हो हमारे जैसे, तो उनसे पूछा जाए कब स्टूडेंट्स को अलाउ करना चाहिए, कितने टाइम के लिए करना चाहिए, तो उससे क्या होगा, इफेक्टिव लर्निंग होगी। अच्छा सर, आप डीएलएसए पैनल में जैसे हैं, तो क्या प्राइवेट अगर कोई सोचे कि उसे पैनल में जाना चाहिए या फिर सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो पैनल में जाने का क्या क्या फायदे होते हैं? सिर्फ आपको लर्निंग इंप्रूव होती है, आपको केसेस ज़्यादा मिलते हैं, तो यू हैव टू लर्न दी रियल प्रैक्टिस, बस और कुछ नहीं है। देखिए पैनल्स जो होता है ना, इट कैन हेल्प, ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते कभी का। तो मेरा ये मानना है वो सेल्फ सफिशिएंट होते तो मैं एक पैनल पे रिस्ट्रिक्ट कर जाता। प्राइवेट प्रैक्टिस इज व्हाट यू रिक्वायर इन द एंड। पैनल्स में ओनली हेल्प यू कि आप अपनी सस्टेन कर सको प्रैक्टिस को। अच्छा। लेकिन एट द एंड आपको प्राइवेट प्रैक्टिस ही चाहिए। तो अगर पैनल बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हमें प्रोवाइड करता है तो मतलब बच्चे चूज टारगेट कर सकते हैं शुरू में पैनल? बिल्कुल, लेकिन पैनल स्टार्टिंग में मिलेगा ही नहीं। पैनल रिक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस, कुछ रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस चाहिए होता है। 3 इयर्स से स्टार्ट होता है। ओके। 7 इयर्स, 10 इयर्स एंड सो ऑन। सर डीएलएसए पैनल में जैसे आप क्लाइंट्स को देखते हो और प्राइवेट प्रैक्टिस भी आपकी साथ में चलती है, तो उन क्लाइंट्स में और उन क्लाइंट्स में कोई बेसिक डिफरेंस रहता है? डीएलएसए जो है ना वो गरीबों के लिए है। हाँ। अब जस्टिस जो है वो सबके लिए होना चाहिए, तो मैं नहीं मानता कि डीएलएसए भी गलत है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्हें अवेल करनी चाहिए डीएलएसए की जो सर्विसेज हैं जो रियली रिक्वायरमेंट में है, जो सच में ही गरीब है। और जो गरीब नहीं है, जो यूज कर सकते हैं अपना, जिनके पास पैसा है, सेल्फ सफिशिएंट है खर्च करने में, तो उनको बिल्कुल भी ये जो गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए निकाला है उसको यूज नहीं करना चाहिए। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि ऐसा होता है कि लोग गलत दिखा के बहुत होता है, लेकिन उसको आप प्रूव कैसे करोगे? या तो घर जा जाके देखो कि वो गरीब है या नहीं है। लेकिन इंसान को खुद इतना मोरल होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट जो है खर्च कर रही है वो गरीबों के लिए कर रही है, तो क्यों ना सिर्फ उसके लिए रहने दो। और सर क्लाइंट्स के जो एटीट्यूड में कोई फर्क होता है डीएलएसए वाले क्लाइंट्स और प्राइवेट क्लाइंट्स में? एटीट्यूड सबका सेम होता है, दे बोथ आर सेम। अच्छा। तो इट्स अप टू यू हाउ यू टैकल देम। ओके। लाइक ऐसा हो कि वो फ्री में आपका काम कर रहे हैं तो कम होता है, बहुत बारी होता है, वो लोग आपको ग्रांटेड लेते हैं। प्राइवेट काउंसिल्स भी, प्राइवेट जो क्लाइंट्स होते हैं वो भी आपको ग्रांटेड लेते हैं बहुत बार। लेकिन आपको उन्हें बताना पड़ता है कि प्लीज डोंट टेक मी ग्रांटेड। वो आप किसी भी वे से समझा सकते हो उन्हें आप। अच्छा
सर एक क्वेश्चन और था कि कॉलेज लिटिगेशन करियर में क्या बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है? लिटिगेशन बिल्कुल रोल प्ले करता है। देखो कॉलेज में आप जाओगे तो आपको मूट कोर्ट सिखाया जाता है, हाँ। तो आपको बोलने का तरीका तो वहीं से ही आएगा हाँ। स्टार्टिंग में। फिर कॉलेज ही आपको इंटर्नशिप पे भेजता है, फिर हम्म। कॉलेज ही आपको लॉ पढ़ा रहा है और सिखा रहा है, और कई और जगह है आप लॉ पढ़ रहे हो सीख रहे हो। आप 100 लॉज पढ़ते हो तो 5 तो याद रहते होंगे, बिल्कुल। तो ये कॉलेज ही है। फिर वही आपको इवेल्युएट कर रहा है, हम्म। जब आप एग्जाम करके आते हो तो चेक कर रहा है। तो कॉलेज का बहुत बड़ा रोल है, ऐसा नहीं है। कॉलेज और स्कूल का रोल ही नहीं होता तो आप ना एबीसी सीखते ना आप यहाँ इंटरव्यू ले पाते। अच्छा सर, एक्चुअली कुछ बच्चे जो होते हैं वो एनएलयूज में नहीं जा पाते हैं, तो वो सोचते हैं कि वो इनकॉम्पिटेंट है इस लॉ को बिल्कुल भी नहीं, प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं। कोई आपको सारे एनएलयूज के लोग थोड़ी हैं जो जजेस बन रहे हैं। हम्म। आप केरला चले जाओ, कौन सा आप तमिलनाडु चले जाओ, आप उसके ऊपर आओ आंध्रा हो, आप उसके ऊपर महाराष्ट्र है, गोवा है, पुडुचेरी है, इतने सारे जगह हैं। आप हरियाणा पंजाब है, दिल्ली है, यूपी है, तो हर जगह सिर्फ एनएलयूज के बच्चे थोड़ी बैठे हैं। हर कॉलेजेस में हर आदमी के पास एक इक्वल एंड अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी है। आपको बस ये देखना है कि आपके पास कितना ब्रेन है, आप रिटेन कर सकते हो नॉलेज, और उसके बाद एग्जाम दो। सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी। आप बनो, आप जज बनो, आप आईपीएस बनो, आप हमारे देश में तो डेमोक्रेसी है, इलेक्शन लड़ो, पीएम बनो। बिल्कुल सर। अच्छा सर, आपका बेसिकली डीएलएस नॉर्थ ईस्ट पैनल में क्या रोल रहता है, आप उसे थोड़ा डिटेल में समझा सकते हो? हाँ बिल्कुल। देखो, लीगल सर्विस एडवोकेट होते हैं जो, तो उनको अपनी एक ड्यूटी दी जाती है हर मंथ वाइज। ओके। मे बी कभी जेल विजिटिंग एडवोकेट होते हैं वो, कभी रिमांड पे होते हैं, कभी फ्रंट ऑफिस पे ड्यूटी होती है, ओके। कभी ऑन कॉल एडवोकेट्स होते हैं पुलिस स्टेशन में। ओके। तो उनका काम यही होता है कि कहीं भी अगर इनजस्टिस हो रहा है हाँ। या किसी को आपको लीगल रिक्वायरमेंट है तो उसे फुलफिल करना है। ओके। जब ये गवर्नमेंट बताएगी आपको, या फिर आपको अथॉरिटी बताती है कैसे आपको फुलफिल करना है, या क्या आपको बोलना है, या आपको क्या आपकी ड्यूटी है, जो आपको ड्यूटी है वो परफॉर्म करना है विदाउट टेकिंग एनी मनी, सिंगल पेनी फ्रॉम द क्लाइंट। तो ये हर स्टेट में अपने अपने लीगल हर स्टेट के अंदर है, हर स्टेट के अंदर। अच्छा। ओके। अच्छा सर, जैसे फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट्स के पास क्लाइंट बेस इतना नहीं होता है। बिल्कुल। आपने कहा कि सबको अपना विजिटिंग कार्ड दो, लेकिन लॉ कॉलेजेस के अंदर जब बच्चे हैं तो क्या कोई तरीका है जिसमें वो लॉ कॉलेज में ही अपना क्लाइंट बेस बना लें? क्लाइंट बेस कैसे बनाएंगे? कि कॉलेज से निकलने के बाद उनके पास एक अच्छा खासा वो हो। अब एक अब आप सुनिए, अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं तो जरूरी तो नहीं सारे पास होंगे। तो जब तक आप जो चीज अचीव ही नहीं करोगे, डिग्री अचीव ही नहीं करोगे, तो आप उसको क्लाइंट बेस बना के, तो उसका मतलब आप अपने आप को उनको गलत बता रहे हो कि यू आर एन एडवोकेट, जब तक आप लाइक नेटवर्किंग कैसे बढ़ाए वो? नेटवर्किंग बताया तो मैंने आपको। आप कॉलेज लिंक इन में डाल सकते हो, कॉलेज में तो नहीं, लेकिन कॉलेज के बाद क्या होता है, बहुत बारी तो आप जब लॉ कर रहे होते हो तो आपके रिश्तेदार पूछते हैं क्या कर रहे हो, आप बताते हो मैं आई एम डूइंग लॉ। फ्रेंड्स पूछते हैं, आपके नेबर्स पूछते हैं, तो नेटवर्किंग तो आपकी वैसे ही बढ़ रही है। आपको पता चल रहा है ना यू आर डूइंग लॉ। जब आप पास हो जाते हो तो आप मिठाई भी लेकर जाते हो, उन्हें खिलाते हो कि जी मैं पास हो गया, वकील बन गया। अब उनके माइंड में आपने डाल दिया कि आई एम अ लॉयर, सून बी एन एडवोकेट। रजिस्टर होते ही तो कोई काम हो तो बताना। अच्छा। फिर उसके बाद वो है ही विजिटिंग कार्ड, आपने लिंक्डइन पे डालना है, लिंक्डइन पे डालो। फिर आपने घर के बाहर बोर्ड लगाना है, या जितनी प्रॉपर्टीज हैं उसके बाहर बोर्ड लगाना है, या जिसको आपको बोलना है आप उसे बोल सकते हो। सर एडवर्टाइजमेंट लॉयर्स को करना मना है इंडिया में, बिल्कुल। आपको लगता है ये सही है या फिर आपका क्या ओपिनियन है इस पर? बिल्कुल ठीक है। अच्छा। हाँ, वरना ये और ज्यादा फिर जो जितने ज्यादा पैसे होते लोग उनका ही प्रोफेशन रह जाता। हर होर्डिंग बोर्ड, या फिर जो आप हर जितना भी आपका देखते हैं ना होर्डिंग्स होता है, या फिर जो डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जितने जो पैसे वाले होते हैं वो अपने बैनर्स और पोस्टर्स लगा के घूमते हैं। ओके। अभी एटलीस्ट वो लगाते हैं अपने अपने घर के आगे। आप भी अपने घर के आगे लगा रहे हो तो जो नियर बाय लोग होते हैं उन्हें अप्रोच कर लेते हैं। फॉरेन कंट्रीज में है ये, यूएसए वगैरह में सब जगह होता है, लेकिन मैं नहीं मानता ये होना चाहिए। सर लॉ प्रोफेशन में अगर आप वापस चूज करने का मौका मिलता है, आपको लॉ ही करना है तो लॉ ही चूज करते हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा। अब जैसे 10th में आप वापस चले गए अगर? नहीं, मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा। मेरे को पसंद है ये प्रोफेशन, मैं अपने बाई चॉइस आया हूँ तो इसलिए मेरे को पसंद है ये। लॉयर के लिए रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने सुना है जिन जिन लॉयर्स की रेपुटेशन खराब हो गई है एक क्लाइंट की वजह से या दो क्लाइंट की वजह से, उन्होंने ज्यादा पैसे ले लिए हैं,
तो फिर उनके बाद उसके बाद उनका क्लाइंट बेस बहुत कम हो गया है, ऐसा होता है? अराउंड 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। हम्म। तो अराउंड 150 करोड़ की पॉपुलेशन जो है, मुझे नहीं लगता एक या दो क्लाइंट की वजह से कोई इतना इशू आना चाहिए। या क्योंकि या तो ये हो सकता है कि वो हर इंसान का काम खराब करते हैं, तो एक इंसान के बारे में हो ही जाता है कि ये काम ही ठीक नहीं करते हैं, या फिर ये सिर्फ पैसे ले लेते हैं, काम नहीं करते हैं। तो हो सकता है मे बी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नेबर्स में होना तो भी आपका काम नहीं खराब हो सकता। कि अगर नेबर में आपका ये है कि आपकी रेपुटेशन खराब है, रेप्यूटेशन इज आपकी हर जगह मैटर करती है। आपके नेबर में भी अच्छी होनी चाहिए, आपके कोर्ट में भी अच्छी होनी चाहिए, और हर जगह रेप्यूटेशन इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। ओके। और अगर सर सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का मन करे किसी को, तो वो फिर हायरार्की में ही जाना चाहिए ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट? ऐसा नहीं है, धीरे धीरे जो आपके पास ब्रीफ आता रहेगा, जब आप एक्सपीरियंस अपने आप आएगा, तो उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट के अगर ब्रीफ ले सकते हो, यू नो दी प्रोसीजर, तो आप ब्रीफ लो, कौन मना कर रहा है। लॉ पता होना चाहिए, ब्रीफ तो आपके पास आएगी तो यू कैन सॉल्व द ब्रीफ। एंड सर, जिन जिन बच्चों के कॉलेजेस में टीचर्स, उन्हें ऐसा लगता है कि टीचर्स हमें ढंग से बता नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं लोग, तो फिर वो क्या कर सकते हैं उसमें, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो? देखो, अब दो तीन चीजें हैं। या तो वो खुद पढ़ सकता है लॉ इतना कुछ वो नहीं है। अगर आप इंटरप्रिटेशन आपको पता है कि कैसे इंटरप्रेट करना है आपको लॉ को, तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। खुद पढ़ने के बाद आप यूट्यूब्स में भी बहुत सारे सेशंस आते हैं आजकल, वो भी देख सकते हो। उसके बाद आपके पास जो मेंटोर या फिर सीनियर है, आप उससे भी उस बारे में पूछ सकते हो। तो वेरियस आपके पास तो वेज होते हैं आपको एक लॉ जानने के।